हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारुफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है लूसेंट के बुक से जो सीरीज स्टार्ट किए हैं साइंस के क्वेश्चन का, उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग एपिसोड 2 यानी कि दूसरा वीडियो का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला वीडियो में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया था। आज के वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे 210 क्वेश्चन का डिस्कस कर लेने के लिए। और फिजिक्स का ये इस दूसरा वीडियो है, इसका लास्ट तीसरा वीडियो आएगा, उसके बाद पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन का भी डिस्कस करने लगेंगे। तो दोस्तों, कैसा चला आप लोगों का तैयारी? आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इवन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, या आपका बिहार जो अभी टीचर का बहाली चला, उन सभी के लिए ये रामबाण होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लूसेंट्स के बुक से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि तेल दीप की बत्ती में तेल का कारण ऊपर उठता है। देखिए, तेल दीप का जो बत्ती होता है, जैसे लंटेन वगैरह में देखे होंगे आप कि उसमें जो पलिता में जो तेल में जो पत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, वो किस कारण से चढ़ता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कोशिका क्रिया के द्वारा, जिसको हम लोग कैपिलरीज क्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। 61 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे है कि सायांता का इकाई है। जो सायांता हम लोग किस में मापते हैं कि किसी भी चीज़ में जो सायांता होता है, सायांता को पोआइज में नापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 63 नंबर का कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। देखिए, उत्प्लावकता का नियम कौन दिया था? उत्प्लावकता का नियम आपका कौन दिया था? आर्किमिडीज दिया था, जिसे आर्किमिडीज का भी सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध था, यानी कि आर्किमिडीज जो था वो किस देश से संबंध था? उसका तो किस देश से था? वो ग्रीस से था, याद रखिएगा। आगे है ध्वनि तरंग एक की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की एक प्रकृति है? ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्घ्य होती है, याद रखिएगा। आगे है 66 नंबर कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन से तरंग का उपयोग करती है? याद रखिएगा। तो ये जो है परासर्व तरंग उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एनडीए 2014 में पूछा है। और ये सब क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि याद रखिएगा कि चमगादड़ जो है कौन सा ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है? तो परासर्व तरंग उत्पन्न करता है, यानी ऐसा तरंग जिसको सुन नहीं सकता आदमी। चलिए आगे एक बात 67 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि परासर्व वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, यानी कौन से तरंग को हम लोग मानेंगे ये परासर्व तरंग है? ऐसा तरंग जो 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, हर्ट्ज से अधिक हो, उसको हम लोग परासर्व ध्वनि तरंग के आवृत्ति में रखते हैं, क्योंकि वो जो है आदमी को सुनाई नहीं देता है। चलिए आगे है, और 20 से लेकर 20,000 तक वो सर्वध्वनि तरंग के अंतर्गत रहा जाता है। आगे है 68 का कि ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा है? ध्वनि तरंग क्या है? लंबवत तरंग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों कि सर्व परिसर, ये देखिए आ गया ना, सर्व परिसर में ध्वनि तरंग आवृत्ति क्या होती है? यानी जो तरंग हम लोग को सुनाई देता है वो कितना उत्पन्न करता है? तो वो जो आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले तरंग को हम लोग सर्व तरंग के रूप में जानते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, उसे हम लोग परासर्व तरंग के रूप में जानते हैं। आगे है 70 नंबर का, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के चाल क्या होगी? यानी ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि का चाल तब भी आपका क्या रहेगा? 332 मीटर पर सेकंड रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल आपका सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ होती है? देखिए, वायु है, निर्वात है, जल है और इस्पात है। देखिए, इसमें ज़्यादा होता है। देखिए, यूपी पीसीएस से पूछा और ये सब क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसे कोई थोड़ा सा आवाज़ किसी में लगता है तो कम सुनाई देता है, लेकिन आपका जो है माथा में बाल्टी पहना के तब मारेंगे तो दिखेगा कान कैसे झंझना आ जाता है। इसलिए याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंग आपका इस्पात में ही अधिकतम होता है, ध्वनि की चाल। चलिए आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो आपका हर तरह के जीके जीएस का क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। फिलहाल हम लोग टीचर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसका भी आपका वीडियो का लिंक आपको चाहे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पे, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 करके। आगे है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तुरंत पढ़ ही रहे थे हम लोग, 332 मीटर पर सेकेंड रहता है, याद रखिएगा वायु में ध्वनि का वेग। आगे है 73 नंबर कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? देखिए, याद रखिएगा, ध्वनि की जो प्रबलता है उसको डेसिबल में मापा जाता है कि कितना कस के आवाज़ निकल रहा है। तो 100 डेसिबल से जब ऊपर रहेगा तो उसको किस में रखा जाएगा? तो उसको जो है किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के रूप में रखा जाता है, याद रखिएगा। आईएएस का 2002 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। आगे है 74
74 है कि सामान्य, लेकिन सामान्य कितना होता है आदमी के लिए, तो 43 डेसिबल होता है, याद रखिएगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। देखिए, सितार से और बांसुरी दोनों में जब एक ही धुन बजाता है फिर भी धुन क्या होता है, अलग होता है। आखिर किस कारण अलग होता है, तो केवल ध्वनि की गुणता के कारण अलग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे है 75 कि एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। मैक उसका मापता है, यानी एक जेट वायुयान जो है वो 2 मैक से क्या होता है, हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है हो तो वायु की चाल कितनी है, तो वायु की चाल आपका कितना हो जाएगा, 664 मीटर पर सेकंड, यानी उसका दुगुना हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है 76 नंबर, डेसिबल इकाई है। डेसिबल में अभी हम लोग किसको मापते हैं, तुरंत पढ़े थे, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे है कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती है। 77 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण से इको उत्पन्न होता है ध्वनि से, जो टकरा का आवाज़ आती है। आगे है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो 9 संचालकों द्वारा जो नाव चलाता है। आगे है 79 का, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है ध्वनि का, उसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सब पूछ सकता है। आगे है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना का कारण होता है। दूर रहे तो कम तीक्ष्णता रहता है, लेकिन जैसे जैसे रेलगाड़ी करीब आती है बढ़ते जाता है। इसका कारण है ये डॉपलर प्रभाव का ही कारण है, घटना बढ़ना डॉपलर प्रभाव के संबंधित है। आगे है केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप, यानी केल्विन के मान से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। इसका आंसर आपका 310, याद रखिएगा 310 होता है केल्विन के अकॉर्डिंग। ये भी IAS 1995 में पूछा है क्वेश्चन। आगे है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे। देखिए, यानी कहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दोनों का जो है मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 83 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आगे है न्यूनतम संभव तापमान कितना है। देखिए, न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा संभव नहीं है, कम। आगे है किस मनुष्य के शरीर का, यानी किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जानते हैं आप लोग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उससे ज़्यादा अगर ऊपर चले गया आपका, देखिए ये फ़ारेनहाइट स्केल है, अगर डिग्री सेल्सियस पे होता है तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर उससे ऊपर चले गया तो आपको बुखार हो जाता है, जिसको कहते हैं बुखार हो गया। फिर देखा था मनुष्य के शरीर में ताप होता है। देखिए इस बार डिग्री सेल्सियस के बारे में पूछ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 98.4 तो है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में है और ये केल्विन में। अगर यही फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री, तब फिर वही होता है, ये देख ले रहे हैं आप, ऐसा आपके सामने है। चलिए 85 के बाद 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 का क्वेश्चन है आपके सामने, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए उसमें जल्दी वो ठंडा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा ठंडा लगता है। आगे है आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण आपका क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे 88 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक इसमें से आपका कौन है, देखिए पानी, ईथर, बेंजीन और पारा में सबसे अच्छा चालक पारा है। चलिए आगे है 89 नंबर की, सामान्य मोटाई के कपड़ों की परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़ों की परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है, इसका एक ही कारण है कि दोनों परतों के बीच क्या होता है, संपुटित हवाएं, यानी कि हवाएं उसमें क्या कहता है, रुक जाती है, इस कारण वहाँ पर ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए ठंडी के दिनों में 2-3 कपड़ा पहनने के बाद जो है गर्मी महसूस होने लगता है, वो इसका एक ही रीज़न है कि उसके दोनों के बीच हवा रुक के गर्म हो जाती है। आगे है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसलिए पहनते हैं कि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, यानी कि उजला कपड़ा जो है सूर्य की रोशनी को कम अवशोषित करता है। आगे है न्यून तापमानों जिसको हम लोग क्रायोजेनिक्स कहते हैं का अनुप्रयोग होता है, किसमें होता है। इसका आंसर आपका अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में। ये भी IAS का ही क्वेश्चन। आगे है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्योंकि, हाँ ये भी फैक्चुअल सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए बिल्कुल PPSC ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है आपका। फैक्चुअल जितना भी क्वेश्चन है, जिसमें भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस का यूज है, वहाँ से क्वेश्चन PPSC राइज कर लेता है।
इसका एक ही कारण है कि वाष्पीकरण की दर जो है तेज़ी से होती है, जिसलिए वहाँ पर ओस नहीं बनता। आगे है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस से कपूर वाष्प जो बन जाता है डायरेक्ट, इसकी प्रक्रिया को उद्वापतन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। ये भी देखिए बीपीएससी क्वेश्चन है। चलिए आगे है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या उपयुक्त कारण है। बिल्कुल अभी हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी से पूरा परेशान है, उमस का महीना है। देखिए अभी क्या आपका पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, आर्द्रता के कारण पसीना का वाष्पित नहीं होने के कारण जो है ये आदमी ज़्यादा परेशान रहता है। आगे है 95 का किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई भी द्रव जो है उसका क्वथनांक से पहले ही अगर वो वाष्प में बदल जाता है उसकी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कब उबलता है? पहाड़ पे पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम में पे उबलने लगता है, जबकि समान पानी का जो अगर कोई पूछेगा क्वथनांक यानी उबलता कितना डिग्री सेल्सियस पे है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ता है, लेकिन पहाड़ पे उससे नीचे ही उबलने लगता है, उससे नीचे में ही उबलने लगता है। आगे है 97 नंबर का क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि देखिए अगर गर्म पानी से ज़्यादा भाप से हाथ जलने लगता है, इसका क्या रीज़न है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ऐसा होता है, उसमें ऊष्मा छुपी रहती है। आगे है ऊष्मागतिकी का प्रयोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से याद रखिएगा। ऊष्मा का प्रथम गति का नियम जो है वो किससे संबंधित है, ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो आपका एनर्जी से संबंधित है, एनर्जी संरक्षण से। आगे है 99 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर का है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग है। आगे है प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश के विकिरण का प्रकृति क्या होती है, तरंग एवं कण दोनों में क्या होती है कि समान होती है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों के लिए क्या होती है, समान होती है। आगे है कि एक माध्यम से यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, किसी का माध्यम अगर तापमान में वृद्धि करें प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी क्या होता है, बढ़ने लगती है। आगे है प्रकाश की गति होती है, प्रकाश का गति कितना होता है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। 3 × 10⁻, 30 लाख हो जाएगा, 3 लाख नहीं मीटर, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 103 का सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। जो बीच में आ जाता है तो अगला आदमी का लाइट रोक देता है, उस पर ग्रहण लग जाता है। आगे है 104 का कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित है, चंद्र ग्रहण जब कब लगता है तो पूर्णिमा के दिन में लगेगा, क्योंकि अमावस में तो चांद निकलता ही नहीं है। आगे है उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 106 नंबर का 106 नंबर का क्वेश्चन आपका, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में दिखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखती है, इसका रंग दिखती है, इसका क्या कारण है। बिल्कुल आप लोग देखेंगे कि सीडी का कैसेट जो होता है, हम लोग कैसेट के घर में नाम जानते थे, वो चमकता है, धूप में जब लेके जाते थे तो इंद्रधनुष की तरह रंग दिखता है उसमें। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न है कि परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर उस पर 7 रंग दिखने लगता है। ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन है 2000 का। आगे है 107 नंबर का कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये अपवर्तन के कारण होता है। आगे है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण कितना होगा, तो सेम जितना डिग्री से गिरता उतना डिग्री से ही निकलता, आपको पता होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये आपका जो है नियम है। आगे उसके बाद देखते हैं दोस्तों 109 नंबर की ओर कि प्रकाश का तापमान 90 डिग्री को प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम के अपवर्तनांकीय सूचकांक क्या है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 3.0 है, याद रखिएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा, 2 थीटा होगा। अगर दर्पण को थीटा से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगा। चलिए आगे है, नहीं दुगुना से घूम जाएगा। आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब हीरे से कांच में जाता है प्रकाश
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब हीरे से कांच में जाता हो, याद रखिएगा। सब आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन। आगे है मृग तृष्णा, जिसको हम लोग मिराज कहते हैं, उदाहरण है किसका? 112 का आंसर आपका ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। आप देखे होंगे दूर से रोड पे कभी कभी पानी दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण दिखाई पड़ता है? यही मिराज के कारण, मृग तृष्णा के कारण। आगे देखते हैं, तो आगे है 113 नंबर का क्वेश्चन, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी जो करता है पेट का जांच के लिए, वो किस पे आधारित है? तो वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित। आगे है इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण नीला प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश जो नीला दिखता है, इसका क्या कारण है? परिकिरण के कारण, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी डिफ्यूजन का क्या कारण है? प्रकाश जो वायुमंडल में विसरण करता है, फैलता है, उसका क्या कारण है? धूल कण के कारण जो है विसरित हो जाता है प्रकाश। आगे है क्वेश्चन थोड़ा सा दिखना चाहिए। आगे है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों आखिर दिखा है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दूरों से दिख जाता है, इसलिए इसको जो है लगाया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी सबसे कम विचलित होती है, याद रखिएगा। आगे है समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्या रीजन है कि समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है? देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका एकमात्र रीजन है आपका कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र आपका क्या दिखता है? नीला दिखता है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। आगे है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय यानी सूर्य जब आपका क्या होता है? डूबता है, तो डूबते के कारण क्या कारण है? कि प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है सूर्य आपका क्या दिखता है? लाल दिखता है। आगे है 120 की ओर बढ़ते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? ये किसका कारण है? कि बहुलित परावर्तन और एवं व्यक्तीकरण का क्या है? उदाहरण है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन था 67 में, बीपीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि साबुन में पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना कारण है? ये प्रकाश का व्यतीकरण का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे है 181 का कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? बिल्कुल उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। आपको जानते होंगे कि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेंस दर्पण का? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव के आँख पर जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है मानव के आँख में, कैसा होता है? वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है, लेकिन आदमी को जो क्या होता है? सीधा देखने का प्रतीत होता है, यानी कि चित्र तो उल्टा बनता है आँख पे, रेटिना पे, लेकिन आदमी को दिखता कैसा है? सीधा। आगे है कि 124 नंबर का कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, यानी कि आप 1.5 मीटर, आदमी का लंबाई 1.5 मीटर है, वो खुद का पूरा देखना चाहता है वो कितना लंबा है उसका, यानी दर्पण में देखना चाहता है अपना पूरा, तो उसके लिए आपको इसका जो है 0.75 मीटर का क्या लगेगा? दर्पण लगेगा कम से कम, यानी कि उसका आधा। 2 मीटर का आदमी होता है तो 1 मीटर दर्पण कम से कम लगेगा। आगे है 126 की ओर बढ़ते हैं। 125 तो हो गया, सॉरी 124 हुआ, 125 की ओर देखते हैं दोस्तों। 125 का है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब संख्या कितना होता है? 2 समतल दर्पणों के बीच अगर रखा जाए तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा उसका। आगे है 127 का पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, किसके भांति काम करेगा? वो उत्तल दर्पण के भांति काम करेगा, याद रखिएगा। 126 का आंसर आपका अवतल लेंस के भांति काम करेगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। 100 जो है आपका कि पानी में का हवा में जो बुलबुला होता है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस काम करता है। आगे है 127 का धूप के चश्मे की क्षमता होती है, यानी धूप में जो चश्मा लगाते हैं उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है, याद रखिएगा, उसमें कोई क्षमता नहीं होता बल्कि वो 0 डायोप्टर होता है। आगे है यदि किस एनक के, यानी किसी हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया है, किसी एनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो इसकी फोकस दूरी आपका क्या है? ऑप्शन सी 150 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर होगा। आगे है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन, जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। यानी कोई अपारदर्शी वस्तु है उसका रंग उस कारण होता है, यानी उसका रंग उसी तरह से होता है
जिसको वजन खुद आपका क्या कर पाता है, परावर्तित नहीं कर पाता। आगे है 130 का कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई पड़ देगा। लाल कांच को खूब ज़्यादा ताप पर अगर गर्म करेंगे तो वो हरा दिखना प्रतीत हो जाएगा। चलिए आगे है प्रकाश रंग। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश रंग किससे निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा। 3 रंग मूल रंग है, यानी कौन ऐसा रंग है जिसे मूल रंग यानी प्राइमरी कलर माना जाता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल को जो है, नीला, हरा, लाल को इसे 3 मूल रंग माना जाता है। आगे है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है, जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। इसका आंसर आपका बैगनी, जो बहुत कम दिखता है। आगे है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परमाणु रंग होगा। जब नीला, हरा और लाल को सबको एक साथ मिला जाए तो कैसा रंग प्रतीत होता है। इसका आंसर आपका सफ़ेद, याद रखिएगा, अगर सफ़ेद प्राप्त होता है। चलिए आगे है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग लाया जाता है। तो कैमरे में आपका जो है कैसा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम होता है, यानी आइरिस जो होता है आँख में, आइरिस का क्या काम होता है, तो आँखों में जाने वाले प्रकाश को क्या करता है, मात्रा को नियंत्रण करता है। आगे है नियंत्रित करता है कि कितना जाना कितना नहीं जाना चाहिए। आगे है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया तो उसको अवतल लेंस लगाया जाता है, और दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था, गैलीलियो ने किया था। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग 140 की ओर बढ़ते हैं। 140 में क्वेश्चन आपका कि एक आँख की रेटिना का परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। फिर से देख लीजिए कि आँख की रेटिना का परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। 40 का आंसर आपका ऑप्शन है फिल्म से। किसी अवशोषित चाल का संपूर्ण आवेश उसके अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किसके बराबर होगा, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। जितना भी आवेश रहता है उसका सब कहाँ रहता है, आपका बाहरी पृष्ठ पे रहता है। आगे है वस्तुओं का अवशोषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का स्थानांतरण आपका इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। सॉरी, स्थानांतरण नहीं, आवेशन, यानी वस्तुओं का जो आवेशन होता है, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जो करंट जाता है तो करंट जाने का, स्थानांतरण होने का एकमात्र कारण है इलेक्ट्रॉन का दौड़ना उसमें। आगे है 143 के बाद देखते हैं दोस्तों। आगे है आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, तो कार की खिड़की को बंद कर लेंगे। आगे है 144 का कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, ये किसका नियम है, ये कूलम का नियम था। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल की मात्रा गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये कौन कहा था, कूलम जी ने कहा था, जिसमें चार्ज को हम लोग मापते हैं। आगे है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं का प्रति बीच क्या होता है, तो वो याद रखिएगा, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं उसको हम लोग। यानी एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना वोल्ट लगता है उसे हम लोग किसमें मापते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं, उसको विभवांतर में मापा जाता है। आगे है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसमें है, आपके सामने है आपका चांदी, याद रखिएगा। अति चालकता का लक्षण है वो किसका है, उच्च परागम्यता है। उच्च परागम्यता का अति चालकता का लक्षण है क्या है, उच्च परागम्यता का लक्षण है, याद रखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन। आगे है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि, इसका आंसर आपका ऑप्शन है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अधातु जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी उससे विद्युत आगे पीछे नहीं कर पाता है, करंट पास नहीं कर पाता, दौड़ पाता है। उसका एकमात्र रीजन है उसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं जो वो रन करेगा। आगे है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन का प्रयोग, इसका एक रीजन है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन में प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें जो प्रतिरोधकता क्या होता है, कम होता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती, क्या होती, अगर कैसा कंडीशन पे होता जो वो क्या होता, उस पर धारा नहीं बहता, तो उसका अगर विभव क्या होता, वोल्ट क्या होता, समान होता, तो वो जो है एक दूसरे के बीच नहीं बहता। ऊपर नीचे वोल्ट होने के बाद ही धारा बह सकती है। आगे है प्रत्यावर्ती धारा, यानी जिसको हम लोग एसी कहते हैं, और दिष्ट धारा जिसे हम लोग डीसी या डायरेक्ट करंट कहते हैं, में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। जो एसी को डीसी में बदल दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है विद्युत फिटिंग्स के में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका
इसका कारण है कि यदि लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसलिए ऐसा क्या था। आगे है कि विभवांतर का मात्रक होता है, यानी विभवांतर किसको मापता है, तो विभवांतर जो आपका वोल्ट को मापता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक होता होगा, प्रतिरोध होता है, जो आदर्श वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका क्या होता है, अनंत होता है। आगे देखते हैं 155 प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस को किस में मापा जाता है, तो ओम में मापा जाता है। आगे है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। याद रखिएगा, पैरेलल में लगा रहता है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 157 की ओर, कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखिए आपके सामने एक नियम है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो है उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। ये किसका नियम है, तो ये आपका ओम का नियम है। आगे है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो हम लोग उसको ऐसे जोड़ते हैं 1/3 1/6, यानी ऐसे पढ़ते हैं 1/R1 + 1/R2 का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 159 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 2 ओम। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत क्या है, विद्युत अपघटय होता है। कैसे होता है, एक 161 का आंसर आपका अमोनियम क्लोराइड द्वारा विद्युत अपघटय होता है। देखिए बीपीएससी क्वेश्चन। आगे है एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। कार के विद्युत अपघटय किससे होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। याद रखिएगा, कार के बैटरी में एसिड डाला जाता है, वो एसिड आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है, याद रखिएगा, और ये कार का सबका जो बैटरी उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे है वोल्टी सेल, जैसे वोल्टाइक सेल कहते हैं, आविष्कार कैसे हुआ था, किससे हुआ था, याद रखिएगा, एलिजेंड्रो वोल्टो ने किया था। वोल्टिक सेल का आविष्कार कौन किया था, एलिजेंड्रो वोल्टा ने किया था। आगे है शुष्क सेल है। शुष्क सेल एक कैसा सेल है, तो ये एक प्राथमिक सेल है। चलिए आगे है दोस्तों कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। लोहे के ऊपर जो जिंक का परत चढ़ता है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी माइकल फैराडे ने दिया था। चलिए आगे है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु होते हैं। विद्युत फ्यूज में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिश्र धातु कैसा होता है, वो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना चाहिए। कैसा होता है, उसका प्रतिरोध भी कम होना चाहिए और गलनांक भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक तो लाइन को रोके नहीं और गलने के लिए फटाक से गल जाए। आगे है 168। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी थी। यानी हम लोग जो घर में फ्यूज लगाते हैं वो किसका बना होता था, टीन एवं शीशा का बना होता है। याद रखिएगा। आगे है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो आपका टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा। 69 के बाद 70 पर आते हैं विद्युत हीटर के एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। विद्युत जो हीटर होता है उसका जो है एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। आगे चलते हैं 171 की ओर। क्या है, यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा, कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 यूनिट। याद रखिएगा, क्योंकि एक दिन में जो है आपका 100 वाट का बल्ब 10 को जलता है तो 1000 वाट हो जाएगा टोटल, और 1000 वाट जो बराबर 1 यूनिट हो जाता है। आगे है 172 का तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे है निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी क्रोमियम, जो आपका इसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक आपका कौन है, इसमें बिस्मथ जो आपका डायमैग्नेटिक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 175 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया विद्युत धारा का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ओरस्टेड द्वारा। आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका जनित्र को यानी कि जनरेटर को। आगे है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर कौन सिद्धांत के अनुसार काम करता है, फैराडे के नियम के अनुसार। आगे है ट्रांसफर का क्या काम है। तो ट्रांसफर का क्या काम होता है कि वो एसी वोल्टा को घटाने और बढ़ाने पर, ट्रांसफर जो है वो करंट को जो घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। याद रखिएगा, वो भी कौन, एसी वाला, एसी करंट को।
आगे है लेंज के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का नियम जो आपका किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा के संरक्षण नियम के लिए। आगे है कि परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन नहीं होता नाभिक में, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आगे है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको? हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा वो उसका परमाणु संख्या होगा यानी एटॉमिक नंबर होगा। आगे है 183 कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 होगा ना कि 6 होगा। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है मास को, मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही निर्भर करता है। 2002 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। आगे है नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 185 का आंसर आपका ऑप्शन डी एंडरसन ने की थी। आगे है 186 हाइड्रोजन परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना है? तो 1 है, इसलिए हाइड्रोजन का देखते हैं आपको परमाणु या एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। आगे है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका कौन किया था? जे थॉमसन। याद रखिएगा जे थॉमसन हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋण आवेश है यानी उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। आगे है 189 की ओर बढ़ते हैं। 189 है आपका ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? देखिए जब क्रमांक सेम हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। मतलब रोल नंबर अगर सेम है तो आप लोग एक ही जगह बैठिएगा और भार क्या क्या होता है उसमें अलग होता है। आगे है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? समस्थानिक गुण आपका तत्व में पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, लेकिन अगर जुड़ता तो नाभिकीय संलयन होता है। याद रखिएगा। आगे है 192 का 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो भी देखिए। आगे है 193 की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु बम एटॉमिक का सिद्धांत यानी एटॉम बम जो है एटॉम बम का सिद्धांत किस पे निर्भर करता है? कर्म करता है तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन, वहाँ पर नाभिक का विखंडन जो है महातत्व का जो है नाभिक टूटता है एटम बम में। और रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी अल्फा बीटा और गामा तीनों का रंग जो आपका करता है, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यानी कोबाल्ट से आखिर क्या निकलता है? तो इसका आंसर आपका गामा किरणें निकलती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 196 है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर होता है उसे मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा ग्रेफाइट को मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु पायल यानी एटॉमिक पायल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका आंसर आपका नाभिकीय विखंडनों के प्रचालन में इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं 198 का क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका आंसर आपका क्यूरी जो मैडम क्यूरी नाम था उसका, तो ये किसकी इकाई है? तो इसका याद रखिएगा ये रेडियोधर्मिता का इकाई है। आगे है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। याद रखिएगा वहाँ पर विखंडन तो होता है लेकिन कैसा होता है? नियंत्रित विखंडन होता है। और एटम बम में जो अनियंत्रित विखंडन होता है। आगे है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो D2O का प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। आगे है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? इसका आंसर है कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। याद रखिएगा। आगे है डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करता है? डायोड की धारा क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। आगे है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग हम लोग जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशन के लिए करते हैं। आगे है वो 104 नंबर का कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र यानी 3 डायमेंशनल चित्र। याद रखिएगा होलोग्राफी द्वारा। 3 डायमेंशनल चित्र किससे लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। आगे है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हब्बल। याद रखिएगा हब्बल का ये कहना है कि ब्रह्मांड जो है आपका क्या होता है यानी कि अभी तक प्रसारित भी हो रहा है। आगे है 206 का ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों का गति का नियम कौन दिया है? ग्रहों का गति का नियम केपलर दिया है।
पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था, ये कौन सिद्ध किया था, तो कोपरनिकस। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये कौन कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। आगे है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में आपका तत्व के अकॉर्डिंग में आपका क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे है तारों व सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। तारे और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कैसे है, वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिए हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। आगे है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए हम लोग इंटरफेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग फिर आज इस वीडियो में टोटल 210 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिए हैं और इसका कुछ ही क्वेश्चन आपका बचा है। टोटल हम लोग का जो है तीसरा वीडियो जो आने वाला है वो तीसरा एपिसोड में टोटल फिजिक्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो आएंगे उसके बाद जो आएगा फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री के बाद फिर बायो का स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को विजिट किए हैं पहली बार, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।